इमेजिन करिए कि एक रात को आप सोते हैं, आपके पास इतना पैसा था कि आप एक बाइक खरीद सकते हैं, एक कार खरीद सकते हैं, मे बी एक घर खरीद सकते हैं। और अगले दिन जब आप उठे तो आपके पास पैसे तो उतने ही हैं, पर उस पैसे से आप एक वक्त का खाना भी नहीं खरीद सकते। आपके पास बैंक में उतने ही पैसे हैं, बैंक आपका बरकरार है, सब कुछ ठीक है, पर उस पैसे की वैल्यू ख़त्म हो गई। सोचने से ऐसा लगता है कि ये किसी हॉरर मूवी की कहानी है, अब ऐसा तो नहीं हो सकता, पर ये रियल में हुआ था। और ये हुआ कब था? 1920s में, जर्मनी के अंदर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद। उस समय जर्मनी के अंदर जितने भी लोग थे, उनके पास जो भी सेविंग्स थी, चाहे वो सिविल सर्वेंट थे, मुलाजिम थे, बिजनेसमैन थे, किसी भी धंधे में काम करते थे, उनके पास जो भी पैसे थे उसकी वैल्यू एकदम से ख़त्म हो गई। और उसके वजह से जर्मनी के अंदर एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। इस चीज़ को टेक्निकल भाषा में हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये हाइपर इन्फ्लेशन जर्मनी में क्यों हुआ, हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से जर्मनी के अंदर क्या हुआ, और अल्टीमेटली इस प्रॉब्लम के साथ जर्मनी ने मुकाबला कैसे किया और कैसे वो इतने मजबूत वापस हो गए। कहानी शुरू होती है नवंबर 1918 से। ये वो समय था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था। जर्मनी ने आर्मिस्टिस पे साइन कर दिया था, यानी उन्होंने मान लिया था कि अब लड़ाई आगे नहीं करना चाहते, एक तरह से हार मान ली थी। इसके बाद जो जीते हुए कंट्रीज थे, खासकर कि यूएस, ब्रिटेन और फ्रांस, खासकर कि फ्रांस, इनको बहुत खुन्नस थी जर्मनी से। वो ये कह रहे थे कि जर्मनी की वजह से फ्रांस का बहुत नुकसान हुआ, जान माल की हानि हुई और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। इन सारी चीज़ों का बदला अब फ्रांस को जर्मनी से लेना था। तो जब वॉर ख़त्म हुआ तो 1919 में ये सारे जीते हुए कंट्रीज़ ने जर्मनी के ऊपर एक ट्रीटी उनसे साइन करवाई। इस ट्रीटी को ट्रीटी ऑफ वर्साई कहते हैं। ये जर्मनी के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा था, क्योंकि इस ट्रीटी के अंदर ऐसी कंडीशंस, ऐसी शर्तें रखी इन जीते हुए कंट्रीज़ ने कि जर्मनी की जो बची कुची अर्थव्यवस्था थी, उनकी बची कुची इज्जत थी, वो पूरी तरह ख़त्म हो गई। उन्होंने ये कहा कि ये जो लड़ाई हुई हमारे बीच में, उसकी जिम्मेदार आप हो, और आप हारे हो तो सारा जो नुकसान है, जो भी भरपाई है, वो आपसे ही करेंगे। इसके साथ साथ जर्मनी को ये कहा गया कि उनके पास वॉर शुरू होने से पहले जो टेरिटरीज थी, उसमें से कुछ टेरिटरीज उनकी नहीं थी, उनको वापस करनी पड़ेंगी। तो एल्सेस लोरेन का जो एक इलाका है, जो फ्रांस जर्मनी के बिल्कुल बीच में पड़ता है, वो जर्मनी को फ्रांस को देना पड़ा। बहुत सारा उनका ऐसा टेरिटरी था जिसको उसको डीमिलिटराइज करना पड़ा, मतलब वहाँ पे अपनी मिलिट्री नहीं रख सकते। मिलिट्री के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई कि जर्मनी की आर्मी में लाख लोग से ऊपर नहीं हो सकते, उनको एयरफोर्स रखने का कोई अधिकार ही नहीं है, नेवी में सबमरीन नहीं रख सकते। इस तरह की बहुत सारी पाबंदियाँ उन पर लगाई गई। और उसके ऊपर से उनको बहुत सारा रेपरेशंस, वॉर रेपरेशंस, यानी बहुत सारा पैसा इन जीते हुए कंट्रीज को चुकाना था, खास करके फ्रांस और ब्रिटेन को। ये वही बात हो गई कि मान लीजिए कि आपकी जॉब चली गई है, आपके पास नौकरी नहीं है, आपका घर तबाह हो गया है, आपको बहुत सारा रिपेयर कराना है, आपके पास जो टूल्स हैं जिससे आप रिपेयर करोगे वो आपके पास नहीं है, और उसके ऊपर से मान लीजिए आपको फिर आके कोई बोलता है कि भाई जो तेरी समस्या है उसको साइड में कर, तो ये ध्यान रख कि तेरे को मुझे करोड़ों रुपए का उधार चुकाना है। तो ये सारी समस्याएं उस समय जर्मनी के सामने थी, और इसके वजह से जर्मनी की अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा असर पड़ने वाला था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी में एक मोनार्की का सिस्टम था, यानी जर्मनी को लीड कर रहे थे उनके राजा काइजर विलियम II। पर जब लड़ाई खत्म हुई तो जर्मनी की गवर्नमेंट बन गई वाइमार रिपब्लिक, एक नई तरह की गवर्नमेंट आ गई। और इस गवर्नमेंट को इतनी सारी जो मुश्किलें हो रही थी इकोनॉमिक, उनको लिबरेशन से डील करना था, इतना सारा सामान देना था जीते हुए कंट्रीज़ को, अपनी टेरिटरीज उन्होंने लूज़ की, बाकी जो जनता के बीच में अनरेस्ट हुआ था, जिनको लग रहा था कि हम वॉर जीतने वाले थे, हार कैसे गए, ये सब कुछ संभालना था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वाइमार रिपब्लिक के सामने बहुत ही मुश्किल हालात थे। और उसके ऊपर से ऐसा भी नहीं था कि कोई और पावरफुल कंट्री, कोई रिच कंट्री आके जर्मनी की मदद करे, क्योंकि मदद करता भी कौन? जो मदद करने लायक कंट्रीज थी, जिनके पास इतना पैसा था कि मदद कर सकते थे, उनसे ही जर्मनी ने लड़ाई की थी। तो ऐसा तो है नहीं कि आपने पहले मुझसे लड़ाई की, अब आप हार गए हो तो मैं ही आपको पैसे दूं आपकी हेल्प करने के लिए। तो अक्सर जब कोई गवर्नमेंट ऐसी सिचुएशन में पड़ती है जब उनको बहुत उधार चुकाना होता है, बहुत पैसे देने होते हैं, और कहीं और से पैसे लेने का कोई ऑप्शन नहीं होता, तो गवर्नमेंट्स एक काम करती हैं, वो पैसे की प्रिंटिंग को बढ़ा देती हैं। यानी जो नोट आपकी कंट्री में चलते हैं, जैसे हमारे पास रुपी चलता है, उसको आप ज़्यादा प्रिंट करने लग जाओ, ताकि
जो आपको उधार चुकाना है लोगों को, वो आप इजीली चुका पाओ। इसको अगर बहुत छोटे लेवल पे देखें कि मुझे किसी को मान लीजिए 100 रुपये चुकाने हैं, अब अगर बहुत छोटे लेवल पे बस 2 लोगों की बात है, तो मुझे क्या उसको 100 रुपये का एक, ये क्या है, एक कागज का टुकड़ा है, मुझे एक कागज का टुकड़ा देना है जिस पर 100 रुपये लिखा हुआ है, एक नोट की तरह लगना चाहिए, मैंने उसको दे दिया। पर जब आप इस चीज़ को कंट्रीज के लेवल पे करते हैं, इकोनॉमीज के लेवल पे करते हैं, तो ये काम करना हमेशा आपको बैकफायर करता है। तो उस समय की गवर्नमेंट, वाइमार रिपब्लिक, जितना कमा रही थी उससे कहीं ज़्यादा खर्चा कर रही थी। तो इस खर्चे को करने के लिए, इस खर्चे को बेसिकली केटर करने के लिए उन्होंने करेंसी नोट्स को ज़्यादा प्रिंट करना शुरू किया। उस समय जर्मनी की करेंसी थी डॉइश मार्क, या इसको जर्मन मार्क कह सकते हैं। तो हो ये रहा था कि इतने मार्क्स जर्मनी की इकोनॉमी के अंदर आ गए थे कि चीज़ों का प्राइस बढ़ने लग गया। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक पिज़्ज़ा है और उसके आप 4 पीसेस कर सकते हैं, और 4 पीस खाने के लिए आपके पास 4 ही लोग हैं, और मान लीजिए कि एक पीस का कॉस्ट है 100 रुपये। तो एक इंसान को जब वो 100 रुपये देगा तो उसको एक स्लाइस मिल जाएगा। अब मान लीजिए कि आपके पास पिज़्ज़ा उतना ही है, पर आपके पास लोग हो गए 4 की जगह पे 8। तो अल्टीमेटली अब पिज़्ज़ा का साइज तो वही रहा और उनके पास रुपए तो 100 ही है, पर उनको एक पूरा स्लाइस नहीं मिलेगा, उनको स्लाइस का आधा हिस्सा मिलेगा। यानी उसी 100 रुपये में अब आप कम सामान खरीद पा रहे हो। इसी को बेसिक भाषा में कहते हैं इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। आपने सामान आपको उतना ही मिला पर आपको पैसा ज़्यादा पे करना पड़ा, और यही चीज़ बहुत तेज़ी से उस समय जर्मनी के अंदर हो रही थी। तो 1920 तक बात चल रही थी, पर 1921 में हालत थोड़ी और ख़राब हुई। 1921 में क्या हुआ, जीते हुए अलाइड पावर्स ने जर्मनी को ये अल्टीमेटम दिया, उनको ये वार्निंग दी कि भाई तुमको जो फाइन देना है हमको, जो तुम वॉर हारे हो उसके बदले में, वो तुम टाइम पे नहीं दे रहे हो। तो अगर तुमने फाइन टाइम पे नहीं दिया तो हम तुम्हारी और टेरिटरी ऑक्यूपाई कर लेंगे। इसी को इंग्लिश में कहते हैं एड इंसल्ट टू इंजरी। ऑलरेडी जर्मन्स बहुत बेइज्जती फील कर रहे थे, उसके ऊपर से उनको ये और अल्टीमेटम मिल गया। अब जर्मन्स के पास कुछ नई तरीका तो था नहीं पैसा कमाने का, ना उनको बाहर से लोन मिल रहा था, तो वो बहुत कोशिश करने के बाद भी इस लोन को चुका नहीं पा रहे थे, और वो क्या कर रहे थे, और करेंसी प्रिंट किए जा रहे थे। इसके वजह से जो जर्मन मार्क, उनकी करेंसी का जो बाहर के लोगों में जो परसेप्शन था वो वीक होते जा रहा था। अगर आप किसी करेंसी को बहुत बेसिक लेवल पे देखिए तो करेंसी क्या होता है, एक पेपर का टुकड़ा होता है। उस पेपर के टुकड़े से हम सामान खरीद बेच पाते हैं, क्योंकि उस पेपर के टुकड़े पे हमारा कुछ भरोसा है। हमको पता है कि जब हमने किसी को एक 100 रुपये का एक नोट दिया, उस पेपर पे 100 रुपये लिखा हुआ है और गांधी जी की शक्ल बनी हुई है, हम जानते हैं कि जब हम किसी को देते हैं तो उससे उसके बदले में हमको 100 रुपये का सामान मिलता है। अगर सामने वाले इंसान को ये भरोसा ही ना रहे कि इस पेपर की वैल्यू 100 के बराबर है, तो आप कोई सामान खरीद बेच कर ही नहीं सकते। यही उस समय जर्मन मार्क के साथ हो रहा था। इतने नोट्स वो प्रिंट कर रहे थे कि उस करेंसी की जो परसेप्शन है, उसकी वैल्यू का जो परसेप्शन है, वो खत्म होते जा रहा था। तो जो जर्मन करेंसी थी उसके अगेंस्ट जो बाहर बाकी देशों की करेंसी थी, चाहे डॉलर हो गया चाहे कोई और करेंसी हो गई, वो कन्वर्जन इतना खराब हो रहा था मार्क का कि अपने जर्मनी के लोगों का ही उस पर भरोसा उठ रहा था। तो होता क्या था कि जब एक जर्मन वर्कर को सैलरी मिली मार्क में, तो तुरंत सैलरी लेते ही वो कुछ सामान खरीद लेते थे। वो ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको पता था कि जो पेपर का टुकड़ा, ये जो नोट हमको मिले हैं, इसकी वैल्यू बहुत तेजी से खत्म हो रही है। तो भाई इससे पहले कि इसकी वैल्यू 0 हो जाए, हम इस पेपर को देख के फटाक से कोई सामान खरीद लेते हैं। इसकी वजह से एक साइकिल क्रिएट हो रही थी जो कि बहुत खतरनाक थी। लोगों का भरोसा पैसे से उठ रहा था, तो वो पैसे जो उनको मिल रहे थे फटाक से खर्चा कर रहे थे, जिसकी वजह से मार्केट में और नोट्स आ रहे थे, जिसकी वजह से नोट्स की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। तो सिचुएशन ऑलरेडी बहुत खराब थी। फिर 1923 में सिचुएशन बद से बदतर हो गई। फ्रांस ने देखा कि जर्मनी टाइम पे अपने वॉर रिपेरेशंस पे नहीं कर रहे। इस बात से फाइनली नाराज होकर फ्रांस ने एक्शन लिया। उन्होंने अपने फौजियों को जर्मनी के रूर के इलाके में भेज दिया। अब ये इलाका जर्मनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये उनका मेन इंडस्ट्रियल जोन था। यहाँ पे जब फ्रेंच फौजी आ गए, तब जर्मन सरकार ने, वाइमार रिपब्लिक ने अपने लोगों को कहा कि हमारी बेइज्जती कर रहे हैं लोग, हम इनको पैसा चुकाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं लोग, बट ये हमको टाइम नहीं देना चाहते, ये इस तरह से हम पे जाती कर रहे हैं, तो हम इनसे लड़ने के लिए इन पे हमला नहीं करेंगे, हम बस इनकी बात नहीं मानेंगे। तो गवर्नमेंट ने अपने लेबरर्स को, अपने जो भी इंडस्ट्रीज में काम करते थे, उन सब जर्मन लोगों को कहा कि आप बस उनकी बात मत मानिए, कोई काम मत करिए वहाँ पे। तो इससे ये तो हुआ कि जर्मन्स ने अपना डिफायंस फ्रेंच लोगों को दिखाया कि अच्छा तुमने ज़बरदस्ती मेरी ज़मीन ऑक्यूपाई कर लिया है, मैं उस ज़मीन पे काम ही नहीं करूँगा। पर इसका नुकसान, और ज़्यादा बड़ा नुकसान ये हो रहा था कि जो लोग काम नहीं कर रहे थे उनको सैलरी लगातार मिल रही थी,
जो गवर्नमेंट दे रही थी। तो अब क्या हुआ, आपने इतने सारे लेबरर्स को जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, कुछ सामान प्रोड्यूस नहीं कर रहे, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, उनको अपने घर पे बैठा दिया है और उनको पैसे दिए जा रहे हो। इसके वजह से उनके पास पैसे आ रहे हैं और उनको डर तो लग ही रहा है कि पैसे की वैल्यू नहीं रह गई है, तो पैसे मिलते ही तुरंत उसको खर्चा कर रहे हैं। तो स्पाइरल बहुत तेजी से हाथ से निकलते जा रहा था। जर्मन मार्क की हालत इतनी खराब हो गई थी उस समय, अगर आपको किसी दुकान में जाके एक ब्रेड का पीस लेना है तो आपको एक गाड़ी भर के जर्मन मार्क्स लेके जाने पड़ते थे। हालत ये हो गई थी कि इन्फ्लेशन महीनों सालों में नहीं, घंटों में बढ़ रहा था। एक दिन के अंदर 20% इन्फ्लेशन बढ़ जा रहा था। आपने उस समय की जर्मनी की फोटोज देखी होंगी कि बच्चे पेपर की बिल्डिंग्स बना के, नोटों की बिल्डिंग बना के उससे खेल रहे हैं, लोग पेपर के उस पर झाड़ू लगा रहे हैं, उसको कचरा बना के फेंक रहे हैं, उसको लोग उन नोटों को जला के हाथ सेक रहे थे, खाना बना रहे थे, क्योंकि उन नोटों की वैल्यू लकड़ी से कम हो गई थी, वो लकड़ी जो उनको ऐसी मिल जाती। तो ये इन्फ्लेशन की जो इतनी बुरी हालत हो गई थी, इन्फ्लेशन पूरी तरह से निकल गया था। इस सिचुएशन को हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। इस प्रॉब्लम ने सिर्फ जर्मनी की गवर्नमेंट या वहाँ की कुछ कंपनीज को ही इम्पैक्ट नहीं किया, बल्कि जर्मनी के अंदर रहने वाले हर इंसान को, चाहे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो, चाहे कोई पेंशनर हो, कोई फौजी हो, कोई वीडो हो, जो भी इंसान जिसकी भी सेविंग्स जर्मन मार्क के अंदर थी, वो सब लोग इम्पैक्ट हुए। ऐसा नहीं था क्योंकि सेविंग्स खत्म हो गई, सेविंग्स वहीं पे थी, पर उन सेविंग्स की जो करेंसी की वैल्यू थी वो खत्म हो गई थी। और ये कहानी सिर्फ 1923 की जर्मनी की नहीं, 2000s में जिम्बाब्वे में ऐसा हुआ, फिर 2010s में वेनेजुएला में ऐसा हुआ। और अगर एक फुल ब्लोन हाइपर इन्फ्लेशन ना भी हो तो हमेशा एक थ्रेट रहता है कि आपकी करेंसी की वैल्यू इरोड होने लगेगी। तो सवाल ये नहीं है कि रिस्क है कि नहीं, रिस्क तो है, पर इस रिस्क को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं? इसका एक आंसर है यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट, और इसमें आपकी मदद करता है IND मनी। IND मनी एक प्लेटफॉर्म है जो आपको डायरेक्टली इंडिया से यूएस के स्टॉक्स और ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्ट करने में हेल्प करता है। अब सवाल यह है कि यूएस मार्केट्स ही क्यों? इसका सबसे बड़ा रीजन है डाइवर्सिफिकेशन। 1923 में जर्मनी के लोगों की सेविंग्स की वैल्यू जो खत्म हो गई थी वो इसलिए थी क्योंकि उनकी सारी सेविंग्स जर्मनी के मार्क के अंदर थी। अगर उनकी सेविंग्स का थोड़ा सा भी हिस्सा US डॉलर में होता तो वो इस करेंसी क्राइसिस से काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट हो जाते। क्योंकि IND मनी आपको US के स्टॉक मार्केट का एक्सेस देता है, इसलिए आप एनवीडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि AI के लिए इतनी बड़ी कंपनी है, या फिर गूगल में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन बड़ी कंपनीज की फास्ट ग्रोथ का हिस्सा बन सकते हैं। जब भी हम US या किसी भी और इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं तो कुछ कंसर्न्स लोगों को होते हैं। इसमें से सबसे बड़ा यह है कि हमको अमेरिकन कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो बहुत महंगे लगते हैं। अब जैसे टेस्ला का एक शेयर लगभग 36,000 रुपीज का है, पर आप सिर्फ 500 रुपए से टेस्ला के शेयर का हिस्सा बन सकते हैं। इसको फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग कहते हैं। इसमें आप टेस्ला का एक पूरा शेयर नहीं बल्कि उस एक शेयर का एक छोटा सा हिस्सा खरीद सकते हैं, और जब टेस्ला का शेयर ग्रो करेगा तो आपके पैसे की भी वैल्यू बढ़ेगी। दूसरी प्रॉब्लम लोगों को ये होती है कि मार्केट को टाइम कैसे करें। मार्केट को टाइम करने के बजाय एक बेहतर ऑप्शन है कि आप US के स्टॉक्स में SIP बनाएं। मान लीजिए कि आप टेस्ला के शेयर्स में 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करना चाहते हैं। IND मनी पे सिंपली टेस्ला का स्टॉक सेलेक्ट करिए और वीकली या मंथली SIP में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करिए। और अगर आप स्टॉक्स में नहीं बल्कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम या कॉपर जैसे मेटल्स में पैसा डालना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप ETFs में SIP बना सकते हैं। इमेजिन करिए कि आपके पास US के स्टॉक्स का एक ठीक ठाक पोर्टफोलियो है और आपको देखना है कि आपने डिविडेंड्स में कितना पैसा कमाया, तो आप IND मनी की रिपोर्ट्स में जाके पूरा डिटेल एनालिसिस देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको अपने कुछ शेयर्स को बेचना है, तो शेयर्स को सेल करने का भी ऑप्शन IND मनी में काफ़ी ईजी है। अगर आपको देखना है कि आपने अपने पूरे पोर्टफोलियो में कितना प्रॉफिट कमाया या कितना लॉस किया, उसके लिए IND मनी आपको एक डिटेल्ड P&L रिपोर्ट देता है जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस का एक डिटेल्ड स्टेटमेंट मिलता है। तीसरा कंसर्न लोगों का होता है टैक्स एंड कंप्लायंस। ये एक बहुत कॉमन इशू है जिससे लोग अक्सर बहुत घबराते हैं क्योंकि पता ही नहीं चलता कि डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से और कैसे शुरू करें। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए IND मनी आपको डिटेल्ड रिपोर्ट्स देता है, कैपिटल गेन स्टेटमेंट देता है, सारी ऐसी रिपोर्ट आपको बना के देता है जो डायरेक्टली टैक्स फाइल करने के लिए रेडी होती हैं। तो अगर आप सिर्फ 500 रुपये से US के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप IND मनी को चेकआउट कर सकते हैं। जस्ट विद अ फ्यू क्लिक्स अकाउंट ओपनिंग, KYC सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। जो पैसा इसमें आप डालेंगे वो USD में कन्वर्ट होके आपको 24 आवर्स के अंदर अपने अकाउंट पे दिखने लगेगा। तो चेकआउट करिए IND मनी ऐप और आप टॉपिक पे वापस आए। तो ये तो समझ में आ गया कि जर्मन करेंसी पूरी तरह कोलैप्स हो गई थी, धाराशायी हो गई थी। उनके खुद के चांसलर ने कह दिया कि जर्मन मार्क इज डेड, मतलब वो खत्म हो गया है। इतनी खराब सिचुएशन से फिर जर्मनी उबरा कैसे? ये जो पूरा रिक्यूपरेशन का प्रोसेस था ये कुछ स्टेप्स के अंदर किया गया। सबसे पहला कदम था
जो ब्लीड कर रही थी इकोनॉमी, उनकी जो इतनी हालत खराब हो गई थी, पैसे लगातार प्रिंट किए जा रहे थे, उसको ठीक करना था। इस चीज़ के लिए जर्मन पॉलिटिकल लीडरशिप को एक बहुत कठिन फैसला लेना पड़ा, जो कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। इतनी बुरी सिचुएशन है तो आसान फैसला तो नहीं होगा। ये फैसला कठिन इसलिए था क्योंकि जर्मन पॉलिटिकल लीडरशिप ने अपने ईगो को साइड में रखा, जो उनका अभिमान था उसको साइड में रखा, और अपने जर्मन वर्कर्स को कहा कि आप रूर के इलाके में जो काम नहीं कर रहे हैं, जो हम पैसिव रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं फ्रेंच के सामने, वो बंद करिए, काम करना शुरू करिए। इस बात का हालांकि जर्मन इकोनॉमी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होना था, पर जब ये बात पॉलिटिकल लीडरशिप ने सामने कही तो जर्मनी की जनता का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था जो कि बहुत नाराज़ हुआ था, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि जिन फ्रेंच लोगों से हम लड़ाई में हारे हैं, जो हमारी इतनी बेइज्जती कर रहे हैं, हम उनके साथ उनके लिए काम करने के लिए कैसे तैयार हो जाएं? हम तैयार नहीं हो सकते। फिर भी इतनी बुरी सिचुएशन में भी बहुत लोग इसके खिलाफ थे, पर अल्टीमेटली रूर में काम होना शुरू हुआ, इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग होनी शुरू हुई। जो जर्मन चांसलर ने कदम उठाया, इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ कि जो खून लगातार बह रहा था, जो उनकी इकोनॉमी लगातार ब्लीड कर रही थी, उस ब्लीडिंग को उन्होंने रोका, क्योंकि अब पैसे जो प्रिंट किए जा रहे थे उसके बदले में कुछ काम हो रहा था। अब नेक्स्ट स्टेप था कि जो करेंसी की वैल्यू खत्म हो चुकी है और जो इस करेंसी का परसेप्शन लोगों में बन चुका है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, उस चीज़ को फिक्स कैसे किया जाए। इसका सोल्यूशन जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर हांस लूथर और बैंकर हालमार शाक ने निकाला कि वो एक नई करेंसी बनाएंगे, रेंटन मार्क। अब समस्या ये थी कि उनके पास गोल्ड रिजर्व तो थे नहीं कि गोल्ड के अगेंस्ट आप करेंसी उपयोग कर दें। जनरली ऐसी होता है ना कि आपकी करेंसी का जो बैकिंग होता है वो गोल्ड में होता है, पर क्योंकि गोल्ड नहीं था तो किस पे बैक करें। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी करेंसी को गोल्ड में नहीं किसी और टैंजिबल एसेट में बैक करेंगे। और वो टैंजिबल एसेट क्या होगा? वो एसेट था जर्मनी की इंडस्ट्रियल, उनकी एग्रीकल्चरल लैंड। यानी रेंटन मार्क बैक्ड है जर्मनी की ज़मीन से। अब जर्मनी की ज़मीन तो कोई छीन नहीं सकता। तो 15 नवंबर 1923 को जर्मन गवर्नमेंट ने करेंसी से रिलेटेड 3 मेन कदम उठाए। पहली चीज़, उन्होंने कह दिया कि पुराने जो नोट थे वो 1 बिलियन पेपर मार्क्स मिला के एक रेंटन मार्क बनेंगे, 1 बिलियन। दूसरी चीज़, उनको जनता के मन में ये विश्वास दिलाना था कि इस करेंसी की, रेंटन मार्क की वैल्यू होगी, और इसके लिए उन्होंने कहा कि रेंटन मार्क का कन्वर्जन यूएस डॉलर के कंपैरिजन में 4.2 होगा, यानी 1 यूएस डॉलर इज इक्वल टू 4.2 रेंटन मार्क्स। और ये 4.2 नंबर उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले जर्मनी की करेंसी का एक्सचेंज रेट यूएस डॉलर से इतना ही था। तो इमेजिन करके देखिए, जो पब्लिक रही होगी उस समय, जब उन्होंने देखा होगा अच्छा 4.2 ये तो वही कन्वर्जन था जो पहले था, तो एक साइकोलॉजिकली एक इम्पैक्ट हुआ होगा कि ये करेंसी शायद से वैल्यूएबल होगी। और तीसरी चीज़ जो मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट थी, गवर्नमेंट ने अपनी जनता को कहा कि ये रेंटन मार्क लीगल टेंडर नहीं होगा। इसका मतलब ये था कि वो जनता को कह रहे थे कि रेंटन मार्क आप चाहे तो इस्तेमाल करें किसी चीज़ को खरीदने के लिए और चाहे तो ना करें, कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं कर सकता वो लेने के लिए। इसको समझने के लिए ऐसे देखिए, जब करेंसी की वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो गई थी जर्मनी के अंदर, तो इस सिचुएशन में उन लोगों का फ़ायदा था जिन्होंने लोगों से पैसे उधार पहले से लिए हुए थे। क्योंकि मान लीजिए कि आपने 50,000 जर्मन मार्क्स उधार लिए हुए हैं, अब उसकी वैल्यू ख़त्म हो चुकी है, आपको देने हैं 50,000 ही, तो आपको पता है कि आपके पास जब लाखों करोड़ों जर्मन मार्क्स पड़े हुए हैं, उसकी वैल्यू तो है नहीं, तो आप 50,000 किसी को भी आराम से दे दोगे। तो अगर आपने किसी से पहले उधार लिया होता तो जर्मन मार्क्स पे करने में आपका फ़ायदा था। और क्योंकि जर्मन मार्क्स लीगल टेंडर थे, तो आपने 50,000 का उधार लिया है और किसी को चुका रहे हो आप, तो सामने वाला उस 50,000 जर्मन मार्क्स को लेने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि जर्मन मार्क लीगल टेंडर था। पर जब आप ये कह रहे हो कि रेंटन मार्क जो है लीगल टेंडर नहीं है, मतलब ज़बरदस्ती नहीं है, आप चाहो तो एक्सेप्ट करो, चाहे तो ना करो, उसके ऊपर से उन्होंने ये भी किया कि रेंटन मार्क को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रिंट किया ही नहीं, जैसे कि उन्होंने जर्मन मार्क को किया था। उन्होंने सिर्फ 3.2 बिलियन रेंटन मार्क्स प्रिंट किए, उसके बाद उन्होंने प्रिंटिंग को बंद कर दिया। उन्होंने कह दिया कि इसके बाद प्रिंट नहीं होंगे। तो इससे क्या हुआ, जो नोटों की सप्लाई थी इकोनॉमी के अंदर, वो लिमिट कर दिया आपने। तो अल्टीमेटली इसको आप सिंपल भाषा में समझिए कि जब आपके पास कोई चीज़ बहुत लिमिटेड है और आपने सबको कह दिया है कि आपको कोई भी खरीद फरोख्त करनी है, तो उसमें से ही उसी चीज़ को जो थोड़ा बहुत हमारे पास है उसी में से आपको मैनेज करना है। तो ऑटोमेटिकली जब चीज़ कम है आपके पास और डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो चीज़ की वैल्यू बढ़ती है, डिमांड एंड सप्लाई। क्योंकि रेंटन मार्क सर्कुलेशन में बहुत कम थे और उनको लीगल टेंडर नहीं बनाया गया था, इसकी वजह से
एक बार फिर से ऐसा कहते हैं कि रातों रात कुछ ही दिनों के अंदर रेंटन मार्क की जो परसेप्शन है, उसका जो वैल्यू है लोगों की नज़र में पड़ने लगा और लोग रेंटन मार्क्स इस्तेमाल करने लगे। अब किसी को कोई सामान खरीदना होता था तो एक दो रेंटन मार्क देके सामने वाला उसको सामान देता था, क्योंकि उसको भरोसा हो गया था कि रेंटन मार्क एक्चुअली वैल्यूएबल है। अब वो भी जब उस रेंटन मार्क को लेके किसी और को देने जाएगा, कुछ सामान खरीदेगा, तो उसको भी रेंटन मार्क के बदले में सामान मिलेगा। एक और चीज़ जिसने बहुत मदद की जर्मन इकोनॉमी की, उनकी करेंसी की, वो था डॉज प्लान। अमेरिकन, ब्रिटिश और फ्रेंच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया था जिसको डॉज प्लान कहते थे, क्योंकि इस पूरे जो टीम थी फाइनेंशियल प्लानर्स की, उनके लीडर का नाम डॉज था। इस प्लान के मुताबिक इन कंट्रीज़ ने इस बात पे एग्रीमेंट किया कि वो जर्मनी से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वॉर रिपेरेशंस पे करने का, वो पेमेंट तो लेंगे पर थोड़ा धीरे धीरे लेंगे, उस पेमेंट को थोड़ा स्टैगर कर देंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सारी पेमेंट चाहिए, पूरे टाइम पे चाहिए, अभी चाहिए, इतना स्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। और उसके साथ अमेरिकन ने भी एक बहुत बड़ी रकम उधार के रूप में जर्मनी को दी ताकि वो अपनी इकोनॉमी को जंप स्टार्ट कर सकें। इन सारे कदमों के मिले जुले इफेक्ट की वजह से जर्मन करेंसी स्टेबल हुई, फिर उनकी इकोनॉमी ने ग्रो करना शुरू किया। तो 1924 से लेके 1929 तक का जो टाइम था उसको जर्मन इकोनॉमी का द गोल्डन फेज कहते हैं। इतना उन्होंने ग्रो कर लिया था। इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक है दिखाने के लिए कि जर्मनी की इकोनॉमी कितनी इंप्रूव हो गई थी। 1928 में जर्मनी जितना ट्रेड कर रहे थे बाहर की दुनिया के साथ, वो नंबर उससे ज़्यादा था जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने के पहले कर रहे थे। यानी जब जर्मनी की पोजीशन बिल्कुल स्ट्रांग थी, वो सुपर पावर थे, उस समय जितना ट्रेड था उससे ज़्यादा 1928 में वो कर रहे थे। पर क्योंकि जर्मनी की जो इकोनॉमिक हालत इतनी इंप्रूव हुई थी, उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा रोल था, अमेरिका से बहुत हेल्प मिली थी। इसी वजह से जब 1929 में अमेरिका का स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ और वहाँ पे द ग्रेट डिप्रेशन शुरू हुआ, सीधा इम्पैक्ट यूरोप पे और ख़ास करके जर्मनी के ऊपर हुआ। जो हालत अमेरिका की हुई थी उससे कहीं बुरी हालत जर्मनी के अंदर हुई। अब आप सोचेंगे इस सबको सुन के कि अच्छा ठीक है, जर्मनी का एक बहुत बुरा समय था जब उन्होंने इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रगल किया, पर फिर वो इकोनॉमिकली बाद में इससे उभर गए थे। पर अगर इसको आप बाहर निकल के देखें, एक बड़े पर्सपेक्टिव पे देखें, तो सिर्फ एक इकोनॉमिकल प्रॉब्लम नहीं थी। जर्मनी के लोगों ने 1919 यानी 1919 में जब ट्रीटी ऑफ वर्साई पे साइन किया था, वहाँ से लेके 1929 तक जब अमेरिका में डिप्रेशन आया, वो 10 साल में जर्मनी के लोगों ने जो इकोनॉमिक हार्डशिप्स, जो मुश्किलें झेली थी, उसके वजह से जर्मन जनता के मन में एक बदले की भावना, एक गुस्से की भावना भरी हुई थी। गुस्सा था और किसके प्रति, किसकी तरफ फोकस करना था ये क्लियर नहीं था। और ये डायरेक्शन दी एक ऐसे व्यक्ति ने जिसका नाम हम सब आज जानते हैं। इस व्यक्ति ने जर्मनी के जनता के मन में ये जो गुस्सा फैला हुआ था, उस गुस्से का इस्तेमाल किया। उसने भाषण दिए और लोगों को ये बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम जीत रहे थे, पर कुछ लोगों की दगाबाजी की वजह से, हमारे नेताओं के करप्शन की वजह से हमको आर्मिस्टिस पे साइन करना पड़ा और इतनी बेइज्जती झेलनी पड़ी। ये सब कुछ नहीं होता अगर कुछ लोग वो सब नहीं कर पाते जो उन्होंने किया। ऐसी बातें कह के उस व्यक्ति ने एक देश को, जो गुस्सा था उस देश के अंदर, जो उसको बेइज्जती फील हो रही थी, उसको वेपनाइज किया। और 20 साल में 1919 की ट्रीटी ऑफ वर्साई के बाद 1939 में जर्मनी एक बार फिर से एक दूसरे विश्व युद्ध में उलझ गया, और ये विश्व युद्ध पहले वाले से कहीं ज़्यादा खतरनाक था। तो ये पूरा हाइपर इन्फ्लेशन का जब हम चैप्टर देखते हैं जर्मनी की हिस्ट्री का, तो इससे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलते हैं। पहली चीज़, आपके देश की जो करेंसी है वो तब तक मजबूत है जब तक उस करेंसी के पीछे जो लोगों का भरोसा है वो बना हुआ है। अगर लोगों का भरोसा डगमगाया करेंसी से, तो उस करेंसी की वैल्यू खत्म हो जाती है। दूसरी बात, जब देश की इकोनॉमी की हालत इतनी ख़राब हो तो ज़्यादातर लोगों का नुकसान ही होता है, पर सब लोगों का नुकसान नहीं होता, कुछ लोग इसमें बच जाते हैं। और ये जनरली वो लोग होते हैं जो अपनी वेल्थ को, अपने पैसे को, अपनी सेविंग्स को डाइवर्सिफाई करते हैं, यानी वो अपने सारे पैसों को एक जगह पे नहीं रखते। वो इंग्लिश में कहते हैं ना, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तीसरा लेसन, अगर आप किसी बिजनेस में, किसी भी काम में बहुत पैसा कमा रहे हो और आपका फिनेंशियल पावर बढ़ते जा रहा है, पर जिस चीज़ पे आप उन्नति कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, वो चीज़ अगर आप उधार के पैसे से कर रहे हो, उधार का पैसा लेके आप अपने आप को बड़ा कर रहे हो, तो याद रखिएगा, जो व्यक्ति आपको पैसा दे रहा है या जो इंस्टीट्यूशन, जो ग्रुप आपको पैसा दे रहा है, अगर उसके पास पैसे की कमी आई,
अगर उसकी फिनेंशियल कमर टूटी तो आप भी बच नहीं पाओगे। जर्मनी की इकोनॉमिकल हालत को सुधारने के लिए अमेरिकन ने मदद की थी, उसके बदले में उनको भी कुछ मिला था, पर जब उनके देश में डिप्रेशन आया तो उससे जर्मनी भी बच नहीं पाए। चौथा लेसन जो कि मैं समझता हूँ कि एज ए सोसाइटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, जब किसी देश में एक बहुत बड़ी इकोनॉमिकल घटना होती है तो उस घटना का इम्पैक्ट सिर्फ इकोनॉमिकल नहीं होता, वो इकोनॉमिक्स से बाहर भी निकलता है। जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए तैयार फिर से इसलिए हो गए क्योंकि जर्मनी की जनता के मन में बहुत गुस्सा था, उनको बहुत बेइज्जती फील हुई थी फर्स्ट वॉर हारने के बाद। तो पहले तो वॉर हारे थे उसकी बेइज्जती थी, उसके बाद इतनी हालत ख़राब हो गई थी करेंसी की कि अगर आपको एक ब्रेड भी लेने जाना है तो आपको बैलगाड़ी भर के पैसे लेके जाने पड़ रहे हैं। तो फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब थी, तो लोगों में इतना फ्रस्ट्रेशन था, इतना गुस्सा था, उस बारूद के ढेर पे बस चिंगारी का काम करना था, वो एक व्यक्ति ने किया और ऐसा किया कि उस एक्शन की वजह से फिर आगे जाके लाखों लोग जर्मनी के मारे गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।